हाय। आज का हमारा टॉपिक है फोर्स, बल। बल के बारे में हमें आज पढ़ना है। बल हमारा आज का टॉपिक है, फोर्स। पहले तो फोर्स किसे कहते हैं, बल क्या होता है। यहाँ पे कोई वस्तु रखी हुई है, कोई भी एक वस्तु मैंने रख दी। इसको मैं आपसे कहूँ कि इसको यहाँ से यहाँ ले जाना है, तो आप कैसे ले जाएंगे? इसमें या तो इसको उठा के ले जाएंगे हम, या यहाँ से इसको पुश करके ले जाएंगे धक्का लगा के, या फिर यहाँ से खींच कर ले जाएंगे। इसको दो तीन तरीके हैं। तो जो हम इसमें यहाँ से यहाँ तक ले जाने में पुश करेंगे, जब पुश करने पर यहाँ से यहाँ तक परिवर्तित होगी, उसको हम क्या बोलते हैं? बल बोलते हैं। इसके स्टेट में परिवर्तन, इसके स्टेट में चेंज लाता है किसी भी बॉडी के, उसको हम फोर्स कहते हैं। स्टेट में परिवर्तन लाने का तात्पर्य है कि अगर जो ये वस्तु हमारी रेस्ट पोजीशन में है, स्थित है एक जगह, तो इसको मोशन में कर देगा, और ये मोशन में है तो इसको रेस्ट कर देगा। यहाँ पे किसी भी चीज़ में परिवर्तित कर देता है फोर्स। अगर जो बल हम किसी वस्तु में लगाते हैं तो उसको परिवर्तित करता ही करता है। जैसे यहाँ पे एक स्प्रिंग रखी हुई है ऐसे, ये यहाँ इसका ए सिरा है और ये बी सिरा है, और इस स्प्रिंग को दो लोग खींच रहे हैं ऐसे पकड़ के अब एक दूसरे की ओर, तो ये स्प्रिंग कुछ इस तरीके की हो जाएगी। अब इसमें हमने क्या लगाया? बल लगाया, तो इस वस्तु में परिवर्तन ला दिया। किसने? फोर्स ने ला दिया इसमें परिवर्तन। अब यहाँ पे एक बॉल रखी हुई है, ये बॉल है ऐसे, इसको अगर जो दोनों तरफ से दबाया जाता है, इसको दोनों तरफ से दबाते हैं तो ये बॉल अंडाकार हो जाएगी, कुछ इस तरीके की या इस तरीके की। इसको हम क्या बोलेंगे? फोर्स, बल बोलेंगे। किसी भी वस्तु को परिवर्तन ला दिया। तो बल हमारा दो प्रकार का होता है। पहला होता है संतुलित बल, और दूसरा होता है असंतुलित बल। दो प्रकार का होता है ये बल, संतुलित बल, असंतुलित बल। इसको बोलते हैं बैलेंस्ड फोर्स, और इसको बोलते हैं असंतुलित को अनबैलेंस्ड फोर्स। पहले दोनों को समझते हैं। बैलेंस्ड फोर्स क्या होता है? ये जो वस्तु रखी थी एक, ये वस्तु रखी है, अब इस वस्तु को दो लोग, कोई व्यक्ति है, एक व्यक्ति है ए और कोई एक व्यक्ति है बी, ये दो लोग अपनी अपनी ओर को इसको खींच रहे हैं। अब इस साइड को भी जो व्यक्ति खींच रहा है उतने ही बल से, उतने ही फोर्स से इस साइड को भी दूसरा व्यक्ति खींच रहा है, दोनों अपोजिट, विपरीत दिशा में। तो इस वस्तु में क्या होगा? अगर जो बराबर बराबर बल लगेगा तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो इसमें जब परिवर्तन नहीं होगा तो इसको हम क्या बोल देंगे? संतुलित बल बोल देंगे। इस साइड को एक व्यक्ति इसको फोर्स लगाएगा और दूसरा व्यक्ति इस साइड को, इसमें जब कोई परिवर्तन नहीं होता है तो उसको हम बोलते हैं संतुलित बल। जस्ट इसी के विपरीत, अपोजिट क्या होता है असंतुलित में? इसी को एक व्यक्ति ए खींच रहा है और इस साइड हमने किसी पहलवान को पकड़वा दिया, तो इस साइड पहलवान है, तो स्वाभाविक है कि इसमें बल क्या लगेगा? ज़्यादा लगेगा। इस साइड को एक कमज़ोर व्यक्ति खींच रहा है और इस साइड को एक पावरफुल आदमी खींच रहा है,
तो इसमें ये जो वस्तु है इस साइड को मूव हो जाएगी, चली जाएगी, तो इसको हम बोलते हैं असंतुलित बल। इसमें एक साइड ज़्यादा बल लग रहा है और एक साइड कम लग रहा है, तो इसमें असंतुलित बल। जिस वस्तु में दोनों साइड से बराबर बल लगता है, फोर्स लगता है, उसको हम बोलते हैं संतुलित बल। ये क्लियर हो गया होगा। तीसरे नंबर का आता है बल हमारा घर्षण बल। घर्षण बल इसको बोलते हैं फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स इसको समझते हैं कि हमारा फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है। आपने एक घर बनाया और उस घर की फर्श क्या है, फटी हुई है। ये घर है और वो फटा हुआ है, उसकी फर्श, गड्ढे हैं बहुत सारे, और उस फर्श के ऊपर आपकी यहाँ पे एक मेज टेबल रखा हुआ है। टेबल रखा हुआ है जो काफ़ी बड़ा है। अब इसको हमें घसीट के यहाँ ले जाना है, इस पॉइंट पे ले जाना है। तो क्या करेंगे, इस साइड से हम बल लगाएंगे, इस साइड से इसको फोर्स लगाएंगे, उस साइड को धकेलेंगे यहाँ से इस साइड को। अब यहाँ पे गड्ढे होने के कारण, फर्श फटी होने के कारण हमें बल ज़्यादा लगाना होगा, या हो सकता है ये मूव ही ना हो, उस साइड को खिसके ही नहीं। तो यहाँ पे जब खिसक नहीं रही, यहाँ से हम बल लगा रहे हैं और यहाँ पे जो फटी हुई फर्श है वो क्या करती है, इसको रोकने का प्रयास करती है। मतलब वो विपरीत दिशा में, अपोजिट डायरेक्शन में बल लगा रही है। तो इसको हम बोलते हैं फ्रिक्शन फोर्स, घर्षण बल बोलते हैं। हमारे द्वारा या बाहरी बल के द्वारा लगाया गया बल के विपरीत दिशा में फर्श द्वारा या जमीन द्वारा जो बल लगाया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, घर्षण बल बोला जाता है। क्लियर हो गया होगा ये। जैसे साइकिल सभी ने चलाई है, बाइक भी चलाई है, जितने भी टायर होते हैं उसमें हम ब्रेक लगाते हैं। जब ब्रेक लगाते हैं तो उसमें घर्षण के कारण ही टायर रुकता है, पहिया रुक जाता है। रोड और पहिए के बीच में खुरदुरापन हो जाता है, उसमें हम जब भी ब्रेक मारते हैं तो उसको, उसकी स्पीड को अवरुद्ध करती है, तो उसको हम बोलते हैं घर्षण बल। रोड में चल पाना, जैसे हम रोड में चलते हैं तो पैर और रोड के बीच में एक घर्षण काम करता है। अब सोचिए वहाँ पे एक भी खुरदुरा ना हो, बिल्कुल चिकनी सतह हो, थिन सरफेस हो, तो वहाँ पे चलना क्या मुश्किल नहीं हो जाएगा। जैसे तेल डाल दिया हमने तो वहाँ पे घर्षण बहुत कम हो जाता है। जैसे घर्षण के कुछ नुकसान भी हैं और कुछ फ़ायदे भी हैं। फ़ायदे जैसे रोड पर चलना, ब्रेक, गाड़ी वाहन चला पाना, ऐसे काम करना, ये फ़ायदे की चीज़ें हो गई। और जब घर्षण जहाँ कम होता है वहाँ के फ़ायदे हो जाते हैं, जो मशीनों में कल पुर्जे लगे होते हैं वो कम घिसते हैं वगैरह, तो इनके फ़ायदे और नुकसान हो जाते हैं। तो घर्षण के अंदर भी 3 प्रकार का होता है, घर्षण बल भी 3 प्रकार का। पहला होता है स्थैतिक घर्षण बल, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स। दूसरा होता है सर्पी घर्षण बल। तीसरा होता है, तीसरा हमारा हो जाएगा लोटेनिक घर्षण बल। अब तीनों को देखना है। यहाँ पे एक वस्तु रखी थी, इसको मुझे घसीट के कहाँ ले जाना है, इस बिंदु पर, इस पॉइंट पर ले जाना है। लेकिन इसमें जब घर्षण काम करता है, नीचे फर्श पे रखा हुआ है, घर्षण काम करेगा, इसको रोकेगा आगे बढ़ने के लिए, और ये वस्तु रुक जाएगी यहाँ पे, यहाँ तक नहीं पहुँच पाएगी, तो उसको हम बोलेंगे स्थैतिक घर्षण बल। फिर से बताता हूँ, इस बॉक्स को, इस वस्तु को मुझे कहाँ, यहाँ से पुश करके इस पॉइंट तक ले जाना है, और इस पॉइंट तक ले जाने में यहाँ पे कुछ रोकने का प्रयास करेगा, नीचे इसकी फर्श जब रोकने का प्रयास करेगा
और इस वस्तु को यहाँ तक नहीं पहुँचने देगा, तो उसको हम कौन सा बल बोलेंगे? स्थैतिक घर्षण बल बोलेंगे। नेक्स्ट, सर्पी घर्षण बल। सर्पी घर्षण बल क्या है? इसी वस्तु को अगर जो मैं यहाँ से धकेलता हूँ, पुश करता हूँ, और ये खिसक के यहाँ तक पहुँच जाती है, तो उसको मैं क्या बोलूँगा? सर्पी घर्षण बल। लोटनिक घर्षण बल का उदाहरण हो जाता है कोई भी वस्तु लुढ़क लुढ़क के जाए, जैसे बॉल होती है, या ढलान में कुछ बॉल को डाल दिया तो वो लुढ़कते लुढ़कते नीचे तक पहुंच जाएगी, तो उसको हम क्या बोलेंगे? लोटनिक घर्षण बल बोलेंगे। क्लियर। अब आगे देखते हैं, अपकेंद्रीय बल और एक होता है अभिकेंद्रीय बल। अपकेंद्रीय बल और अभिकेंद्रीय बल, नाम सुना होगा आपने इनके। अपकेंद्री को बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और अभिकेंद्री को बोलते हैं कॉन्सेंट्रिक फोर्स। तो अपकेंद्रीय और अभिकेंद्रीय बल हम देखते हैं। अपकेंद्रीय क्या होता है, ऐसा दोनों में अंतर देखते हैं पहले। अभिकेंद्रीय बल एक वृत्ताकार में लगता है। जैसे आपने कभी गोल गोल साइकिल चलाई होगी, एक वृत्ताकार परिधि में साइकिल चलाना है, तो यहाँ पे हम जब गोल गोल घूमते हैं तो एक बल काम करता है जो अपनी ओर इस साइड को ये खींचने का और इस साइड को बाहर की ओर खींचने का प्रयास करता है। उसको हम क्या बोलते हैं? अभिकेंद्रीय बल बोलते हैं, कॉन्सेंट्रिक फोर्स बोलते हैं। वृत्ताकार गति में चलता है। और इसी के अपोजिट अभिकेंद्रीय बल क्या होता है? ये बाहर की ओर खींचता है। अभिकेंद्रीय बल अंदर की ओर खींचता है और अपकेंद्रीय बल बाहर की ओर। जैसे कपड़े धोने की मशीन होती है, वॉशिंग मशीन, तो उसमें क्या होता है, जब घूमते हैं कपड़े तो बाहर की ओर फैलते हैं और दीवार में टकराते हैं, और इस यहाँ से बाहर की ओर फेंकती है उस मशीन को और दीवार में टकरा जाते हैं। तो इस तरीके से कपड़े धुलते हैं। मक्खन निकालने की मशीन हो गई, जैसे हम दही को मथते हैं तो उसमें जब दही होता है, जब घुमाते हैं चारों तरफ, तो एक किनारे में यहाँ पे टकराता है, बाहर की ओर फेंकता है उसको, तो वहाँ पे क्या हो जाता है? अपकेंद्रीय बल। बहुत बार एग्जाम में पूछ चुका है कि मक्खन निकालने की मशीन कौन सा उदाहरण है, कौन से बल का प्रकार है, तो है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का, अपकेंद्रीय बल का। कपड़े धोने की मशीन, ऐसी कुछ भी चीज़ जिसमें बाहर की ओर फेंकना हो, बाहर की ओर फोर्स लगाना हो, बल लगाना हो, तो वो होता है अपकेंद्रीय बल। और ऐसी कुछ भी वस्तु, कोई भी चीज़ जो अंदर की ओर करती है, उसको बोलते हैं अभिकेंद्रीय बल। दो प्रकार का ये बल हो जाता है। उम्मीद करता हूँ बल आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद से मैं इसको रफ कर देता हूँ जल्दी से। हाँ, तो बल हमने पूरा देख लिया। अब इसके बाद से हमें देखना है इनकी यूनिट, बल की यूनिट। अब सबसे पहले मैंने चर्चा की थी, फिर से शुरू में पहुंचते हैं कि बल वो होता है जिसके स्टेट में परिवर्तन करता है। स्टेट में परिवर्तन करता है, रेस्ट से मोशन में लाता है और मोशन से रेस्ट में करता है, चेंज करता है, डायनामिक चेंज। तो इसकी जो यूनिट हमारी ली गई या परिभाषा ली गई है, तो न्यूटन की गति के दूसरे नियम से ली गई, सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन। वहाँ से दूसरा नियम जो होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम टू द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अप्लाइड फोर्स होता था। रेट ऑफ चेंज ऑफ, यहाँ पे एम भी, इसको हम डिफ्रेंशिएट करते हैं टी के रिस्पेक्ट में। जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एफ इज इक्वल टू एम ए। ये मैंने चिन्ह इसलिए लगाया है, ये वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर सदिश राशि है इसलिए। तो यहाँ पे हमारा
ए क्या है, एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन त्वरण। यहाँ पे तीन चीज़ें निकल के आई हैं, एफ मतलब फोर्स या बल, एम का मतलब है यहाँ पे एम द्रव्यमान या मास, तीसरी चीज़ है ए को बोलते हैं त्वरण या एक्सेलरेशन। तीन चीज़ें हैं, हमें तीनों को बस ध्यान रखना है, एफ, एम और ए। तो इनकी यूनिट भी लिख लेते हैं, हम पढ़ चुके हैं। हमें बल की निकालना है, तो बल की यूनिट यहाँ से क्या आ जाएगी। तो सबसे पहले एम की क्या होती है, द्रव्यमान। द्रव्यमान मतलब वजन, वजन तौलना किसी चीज़ का। तो वजन के लिए हमें पता है कि क्या होती है, किलोग्राम, किलोग्राम से वजन तौलते हैं, वेट करते हैं। और एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन मतलब त्वरण, त्वरण की यूनिट होती थी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब इसकी सहायता से हम पूरी यूनिट निकालना सीखेंगे। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एक होती है, तीन पद्धतियाँ होती हैं, याद होगा, MKS, FPS, FPS और CGS। अब यहाँ से ये MKS में है, MKS का पूरा नाम होता है मीटर किलोग्राम सेकंड, FPS का फुट पाउंड सेकंड और CGS का होता है सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। तो हमें यहाँ पे निकालना है MKS में। तो इसकी फोर्स की यूनिट क्या है, M मतलब मास, क्या हो जाएगा, किलोग्राम, किलोग्राम और मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इसी को बोलते हैं न्यूटन। न्यूटन जो हमारी SI यूनिट होती है। न्यूटन और किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर सेम यूनिट है, या हम कह सकते हैं इस प्रकार से कि MKS और SI सेम। अब यहाँ पे FPS में वजन को किससे हम तौलेंगे, इसी चीज़ को हमें लेकर चलना, मास को पाउंड से। यहाँ पे हो जाएगा पाउंड और दूरी को फुट में, फुट प्रति सेकंड स्क्वायर। इसी प्रकार CGS में हो जाएगी इसकी यूनिट ग्राम सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ग्राम सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये तो हो जाती है हमारी पूरी यूनिट। MKS पद्धति में किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, FPS में हो जाएगी पाउंड फुट प्रति सेकंड स्क्वायर और CGS में हो जाएगी ग्राम सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये हमारी हो गई फंडामेंटल यूनिट। अब इसमें देखेंगे कुछ रिलेशनशिप होते हैं, डिराइव्ड यूनिट होती हैं। तो कुछ हमें याद करना है जो एग्जाम में आ जाते हैं, जैसे कि 1 अब यहाँ पे हमें डिराइव्ड यूनिट देख रहे हैं तो कुछ इसके पहले मैं आपको रिलेशनशिप बताता हूँ जो हमें याद करना है। जैसे CGS में आते हैं तो एक डाइन आता है नाम, डाइन कहानी वाली नहीं, ये पड़ोस वाली नहीं, डाइन हमारे साइंटिस्ट थे, उनके नाम पर इसका नाम रखा गया है। तो उसके पहले मैं कुछ रिलेशनशिप, जैसे 1 किलोग्राम वेट, 1 किलोग्राम वेट बराबर होता है 9.81 न्यूटन के। कितना, 9.81 न्यूटन के होता है। और 1 पाउंड बराबर 4.448 न्यूटन के होता है, 4.448 न्यूटन के होता है। और 1 न्यूटन, इसी से हमें जो न्यूटन निकालना है, यहाँ पे एक दूसरा देख लेते हैं कि 1 न्यूटन में 10⁵ डाइन होता है। पड़ोस वाली डाइन नहीं, ये है, ये साइंटिस्ट हैं डाइन।
उनके नाम पर है, ये दूसरी डाइन है। अब यहाँ पे हमें इसी का जो पाउंड को निकालना है, जैसे एक निकाल देते हैं कि 1 पाउंड बराबर 4.448 न्यूटन के। अब इसी में अगर जो क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है कि 1 न्यूटन में कितने पाउंड होता है, तो क्या कर देंगे 1/4.448। तो 1 न्यूटन बराबर, जब इसका हम भाग देते हैं तो यहाँ पे आ जाता है 0.225 पाउंड। अब 1 न्यूटन में अगर जो पाउंड में देखना है, 1 न्यूटन में 7.23 पीडीएल पाउंड। तो इसकी यूनिट हमारी, अब देखिए यहाँ पे इसकी क्या थी, एमकेएस में डिराइव्ड यूनिट में न्यूटन, और एफपीएस में हो जाएगी पाउंडल। तो इसको शॉर्ट में लिखते हैं, जैसे न्यूटन को, न्यूटन ये पूरा नाम है, इसको शॉर्ट में इसका सिंबल एन लिखते हैं। उसी प्रकार पाउंडल का सिंबल पीडीएल होता है शॉर्ट में, और इसका होता है डाइन, इसका शॉर्ट में कुछ नहीं होता, इसका फुल लिखते हैं DYNE, डाइन। तो ये हमारी रिलेशन है, ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपको ये ज़रूर याद रखना है कि 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन के होता है। और दूसरा याद रखना है कि 1 किलोग्राम वेट बराबर 9.81 न्यूटन के होता है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार ये पूछे गए हैं। तो इस प्रकार से हमारी यहाँ पे यूनिट ख़त्म हो जाती है। अगर जो आपको कोई भी डाउट हो कहीं भी, दूसरी चीज़ मैं इसमें आपको एक चीज़ और क्लियर करूँ कि यहाँ पे न्यूटन के गति के दूसरे नियम से सब कुछ निकाला गया है। न्यूटन के गति का दूसरा नियम, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन ऑफ न्यूटन, F बराबर ma। तो इसको अगर जो मैं लिख देता हूँ, द्रव्यमान गुणे त्वरण, बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण। तो ये कैसे आया है, न्यूटन के गति के 3 नियम होते हैं, पहला नियम, दूसरा और तीसरा नियम। अगर जो किसी को क्लियर नहीं है, वो वीडियो देखना हो आपको, तो उसका आप कमेंट बॉक्स में जब कमेंट करेंगे तभी वो वीडियो आएगा, मिलेगा। और ये वीडियो आपको अगर जो पसंद आई हो, इसमें आपको कुछ सीखने को मिला हो, बल से कुछ भी आया हो, तो यार एक लाइक ज़रूर बनता है इसका, और अपने दोस्तों के पास, सबके पास पहुंचा दो, ताकि इसको सब कोई फ़ायदा उठा सके। और ये सिर्फ आपके ITI एग्ज़ाम तक सीमित नहीं है, ये किसी भी कंपटीशन लेवल के एग्ज़ाम में ये फोर्स से बहुत बड़ा रोल है। 1-2 क्वेश्चन हमेशा आपके यहाँ से आते हैं। यूनिट आपको मैंने अच्छी प्रकार से बताई हुई है, बनाना और निकालना। फिर भी अगर जो कोई क्वेश्चन होता है तो आप बिल्कुल मुझे कमेंट करें, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें चैनल को, और देखते रहें नॉलेज बाजार।